नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको पहली बार बहुप्रतिष्ठित और बहुत ही प्रतिभाशाली लेखिका प्रतिभा राय जी द्वारा लिखी एक कहानी रेमो सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। वे लोग आदमी नहीं हैं, खूंखार जंगली जानवरों से भी अधिक खून के प्यासे हैं। उनके बारे में सबकी सर्वसम्मत राय यही थी। जोखिम में ही विजय है, यही सोचकर मेधा ने यात्रा शुरू की थी। हालांकि उसके मन में विजय करने की इच्छा नहीं थी, केवल भय था, विस्मय था। कौतूहलपूर्ण एक भयंकर डर आहिस्ता आहिस्ता उसके मन में अजगर की भांति लिपटकर कुंडली मारे सरक रहा था। वो अद्भुत लोगों के इलाके में जा रही थी। जबकि वो इलाका जैसे जैसे निकट होता जा रहा था, उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसके हाथ पैर बांधकर उसे किसी भूखे शेर के पिंजरे में फेंका जा रहा है। पत्रकारिता और भय आज एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। यदि आप कोई पत्रकार हैं तो जिसे चाहें उसे डरा सकते हैं, साथ ही पग पग पर जीवन से डर डर कर दिन काट रहे होते हैं। और यदि आपने महिला होकर पत्रकारिता का पेशा अपनाया है, तब तो भय की परिधि दूर दूर तक फैली होती है। मेधा पत्रकार है, वो महिला है, फिर भी भयंकर हिंसक जानवरों से भरे निषिद्ध इलाके की यात्रा पर निकल पड़ी है, जहां मनुष्य जंगली जानवरों से अधिक खूंखार और भयानक होते हैं, जिसके इलाके में अभी तक रास्ते नहीं बने हैं, सभ्यता की हवा तक नहीं पहुंची है, जहां आदमी की हत्या रोजमर्रा की आम घटनाएं हैं। मेधा महज पत्रकार ही नहीं, लेखिका भी है। प्रकृति की गोद में पल रहे लोगों के लिए उसके मन में केवल कुतूहल ही नहीं, एक अदम्य आकर्षण भी जागा है। उसने प्रतिज्ञा की है, वो जाएगी। 4000 फीट ऊंचे दुर्गम जंगल की ओट में बंडा लोगों की बस्ती में वो एक रात जरूर बिताएगी। मनुष्य से मनुष्य की मित्रता स्थापित करेगी। कोरापुट पहुंचने पर मेधा के सारे उत्साह पर आशंका की कालिमा छा गई। सभी बस एक ही हिदायत दे रहे थे, लौट जाइए। ये दुस्साहस आपने किया ही क्यों? क्या है उन खूंखार, अनपढ़, मैले कुचैले बंडा लोगों के पास? शिक्षित लोगों के प्रति उनमें घोर विद्वेष, शंका, संदेह है। कहीं शिक्षित लोग उनके स्वतंत्र बंडा राज्य को हथिया न लें। हर कदम पर खतरा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। एक मर्तबा जीप से जाकर लौटने का अर्थ है मौत पर विजय पाकर लौटना। पहाड़ पर पीने के लिए विशुद्ध पानी नहीं है, खाद्य नहीं है। कोई सुविधा असुविधा पड़ जाए तो पहाड़ के नीचे खैरीपुट ब्लॉक ऑफिस से संपर्क साधने का कोई उपाय भी नहीं है। मलेरिया, अनजान बुखार, चिपचिपा चर्म रोग, आंखें आना इत्यादि बंडा के विशेष उपहार है। एक दिन रह जाओ तो संक्रमण निश्चित समझो। सिर्फ इतना ही नहीं, पग पग पर बाघ, सांप, लकड़ बग्घा, जहरीले बिच्छुओं का भय भी बना रहता है। सबसे अधिक भय है बंडा मर्द का। बंडा आदमी नहीं है, वो जंगली खूंखार जानवर से भी अधिक खतरनाक जीव है। जानवर भूखा हो तो आदमी का खून धूर्ता है। बंडा मर्द के पेट में दारू मांस अच्छी तरह पड़ जाए तो बहक जाता है और बिला वजह आदमी का खून धूरने लगता है। उसके पास 4 अस्त्र होते हैं। 5 साल के बंडा लड़के की नंगी कमर में हंसुआ, चाकू, कंधे पर कुल्हाड़ी और हाथ में तीर धनुष होता है। वो खुशी से अपना अपराध कबूल लेता है, अपनी मर्जी से जेल चला जाता है। बंडा की खुशियों में कौन रोड़े अटकाएगा? मेधा का भय बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इस यात्रा का परिणाम विजय होगा अथवा पराजय, अभी भी वो इस उहापोह में पड़ी थी। ओडिशा और आंध्र की सीमा को 2 भागों में बांटती हुई बह रही थी माचकुंड नदी। नदी के उत्तर पश्चिम में बंडा पहाड़ है। माचकुंड नदी की सतह से 3500 फुट की ऊंचाई पर इसी पर्वत शिखर पर अनादिकाल से प्रकृति से संघर्ष करते हुए दुनिया के आदिम निवासी बंडा जीवन यापन कर रहे हैं। जीने के लिए संघर्ष करते करते वे उग्र, खूंखार और जंगली बन गए हैं। हर पल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले भरते भरते जीप पलट जाएगी। पहाड़ से नीचे गहरी खाई, सिकुड़े रास्ते में सैकड़ों मोड़ मोड़ पर मुड़ते समय लगता है जीप रसातल में चली जाएगी। पहाड़ी रास्ते हर पल बाधा उत्पन्न करते हुए मानो कह रहे थे, लौट जा, लौट जा।
उसकी बात माने बिना निपुण ड्राइवर के हाथ की स्टीयरिंग तेजी से इधर उधर घूम रही थी। पलक झपकते ही रास्ता न काटा गया तो 3,000 फीट नीचे जीवित समाधि बन जाएगी। जीप के तेज हिचकोलों से शरीर के अंदर की अतड़ियां, हड्डी, मज्जा मानो घुल मिलकर आंख, कान, नाक, मुंह से निकल आएंगी। मेधा का सिर घूम रहा था। बंडा दीवार के द्वार तक पहुंचने में 2 बार उल्टियां भी हो चुकी थीं। पर्वत शिखर से पहाड़ी रास्तों को पत्थरों से बनी विराट दीवार ने अलग किया था। यहीं से शुरू होता है बंडा राज्य। बंडा दीवार पत्थरों से बनी लंबी और मजबूत दीवार है। बंडा की सुरक्षा दीवार। दीवार के उस पार स्वाधीन राज्य बंडा का है। वह राजा नहीं है, प्रजा नहीं है, धनी गरीब में कोई फर्क नहीं है। न जाने के आदिम युग से यहाँ गणतंत्र का बेरोक टोक प्रवाह और साम्यवाद की अनवरत जय यात्रा चल रही है। पहाड़ी रास्ता पार करके बंडा राज्य में पहुंचना एक पूरी की पूरी साधना है। पर्वत के ऊपर पर्वत, उसके ऊपर पर्वत, जैसे किसी ने एक पर एक पर्वत सजा सजा कर रखे हों। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गोद में कहीं कहीं थोड़ी बहुत ढालू मिट्टी की समतल जमीन, जहां सिंगी सूर्य देवता की किरणें लहरें तोड़ती हैं। धूप से चमकती ढालू मिट्टी के किनारे किनारे शांत नाला इठलाते हुए बहता है। पूरे साल नाले के किनारे किनारे आम, कटहल, केले के पेड़, बांस के झुरमुट, जाने अनजाने पेड़ पौधों की भरमार है। उसी की ओट में माचकुंड नदी की सतह से 3,500 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर छोटी छोटी 31 बंडा बस्तियां हैं। बंडा बस्तियों से सटकर बैगन, रेड़ी, सेम और ककड़ियों के बगीचे हैं। उसके नीचे झरने के किनारे किनारे सीढ़ियों जैसे बंडा लोगों के खेत फैले हुए हैं। शिकार और पोड़ू खेती बंडा की जीविका है। जंगल में इधर उधर छितरे पड़े पेड़ पौधों की तरह ताड़ पत्रों और बांस से बने बंडा की छोटी छोटी मड़इयों का भी कोई नक्शा नहीं होता। गांव में पैदल चलने के लिए भी बंधा बंधाया रास्ता नहीं है। बंडा पर्वत शिखर पर बसे बंडा राज्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह कोई रास्ता नहीं है, गांव के अंदर एक दूसरे के बीच भी कोई रास्ता नहीं है। निर्मल प्रकृति से पूरी तरह अभिन्न बंडा मनुष्य के जंगली हृदय में आज तक सभ्यता का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। मरने मारने को बंडा मनुष्य आगे पीछे नहीं सोचता। पुरुष नारी नग्न और स्वच्छंद होते हैं, ठीक पर्वत की तरह, नंगे जंगली जानवरों की तरह। 10 वर्षों से बंडा पर्वत पर पुलिस चौकी है, लेकिन वहां पुलिस नहीं रहती। बंडा के भय से, किस सुरक्षा के भरोसे मेधा वहां जाएगी? एक महिला को ऐसा दुस्साहस दिखाने की क्या जरूरत थी? मेधा ने ठान रखी है, वो जाएगी। उसके साथ कोई जाए या ना जाए, वो अकेली तो नहीं, उसके साथ भय भी तो होगा। वो बंडा पर्वत के दिल को जीत कर ही लौटेगी। जयपुर बाली मेला मार्ग पर घाटी दर घाटी पार करने के बाद खैरीपुट गांव पड़ता है। वहां से बाईं ओर मुड़ने पर बंडा राज्य के लिए पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। खैरीपुट ब्लॉक की जीप में संवाददाता मेधा, उसकी एक छोटी सी अटैची और हैंडबैग। खैरीपुट के लोगों ने उसे आगाह करते हुए कहा, होशियार रहिएगा, बंडा लोग सामान छीन लेते हैं। आजकल बात बात पर पैसा मांगते हैं। जिस रोज वे खैरीपुट हाट के लिए उतरते हैं, दुकान बाजार लूट लेते हैं। निर्दोष लोगों के बाग बगीचे उजाड़ देते हैं। धोबी घाट से कपड़े उठाकर फाड़ फूड़ कर फेंक देते हैं। गाय, बैल, बकरी, भेड़ जबरदस्ती खदेड़ ले जाते हैं। कुछ कहो तो कहते हैं बंडा की आंख में जो कुछ भी पड़ता है सब उसका है। भगवा पेड़ पौधे बनाया, भगवा बंडा के हाथ में कुल्हाड़ी दिया, वो पेड़ काटेगा, जो चाहेगा तोड़ेगा, ध्वंस करेगा, उसी में उसकी खुशी है। मुदलीपाड़ा बंडा राज्य की राजधानी है। न जाने के आदिम पाषाण युग में 3,500 फुट ऊपर पर्वत की ढलान पर मुदलीपाड़ा नामक गांव में इस आदिम बंडा मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। शुरू में 12 भाइयों ने पहाड़ की तलहटी पर जंगल की ओट में नाले के किनारे किनारे 12 छोटी छोटी मड़ैयाँ बनाई थीं। वे 12 जंगर देश के रहने वाले थे। मुदलीपाड़ा गांव का नायक 12 जंगर देश के 12 नायक के लिए पूज्य है। मुदलीपाड़ा गांव के नीचे घनी अमराई से होकर किंकू बोड़क नामक सदा बहार नाला बहता है। त्रेता युग में भगवान राम की डाकुई यानी कि पत्नी मातेश्वरी सीता वनवास के समय किंकू बोड़क नाले में निर्वस्त्र नहाया करती थी।
बंडा डाकुई यानी कि लड़की सीता जी का निर्वस्त्र यौवन देखकर हंसने लगी। ये देख मातेश्वरी ने उसे शाप दिया, बंडा डाकुई कलयुग में निर्वस्त्र ही घूमेंगी। यौवन ढकना उनके लिए विशाप यानी कि पाप समझा जाएगा। इसीलिए बंडा डाकुई निर्वस्त्र है। कमर में 1 फुट चौड़ी केरग, गले से कमर तक कई तहों में रंग बिरंगे हार, उसी में खुले यौवन का निर्विकार प्रदर्शन, सिर मुड़े हुए सिर पर घास से बुनी चौहरा माला, चौड़े ताड़ के पत्ते की पट्टी, उसके कानों में लिम्बरी यानी कि झालदार रिंग झूलते हैं, नाक सीधी नुकीली और खुली होती है, बन फूल की मुस्कुराहट जैसी बंडा डाकुई यानी कि लड़की की निर्मल खिलखिलाहट होती है। खुले शरीर के लिए मन में कोई संकोच नहीं, शर्म नहीं, मानो वो डाकुई खुली पसरी वीरान प्रकृति हो। डील डॉल में न अधिक लंबा होता है न ठिकना, इंगेर बोए, बंडा पुत्र, कमर में चारों ओर घूसी यानी कि लंगोटी, बदन खुला, साथ हर वक्त 4 तरह के अस्त्र, चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ और तीर धनुष। वो पहाड़ों पर डोलता फिरता है, शिकार करता है, ताड़ी और दारू पीकर झूमता है, जी भरकर पीका यानी कि बीड़ा पीता है, वन जंगल में डोल डोल कर आधी रात को घर लौटता है। दारू और मांस के आनंद में कोई भी बात कहकर खलल डाले तो वो खूंखार हो उठता है। बंडा मर्द को गुस्सा आ जाए तो एक ही सज़ा देता है, मौत। आदमी मारना और खरगोश, हिरन, पक्षी मारना उसके लिए एक ही बात है, बल्कि आदमी मारना उसके लिए अधिक आसान है। आदमी उसकी पहुंच में होता है, आदमी का शिकार पलक झपकते ही हो जाता है। आदमी क्यों मारा यदि पूछा जाए तो वो उसका जवाब देगा, मुझे गुस्सा आया, मारूंगा नहीं। क्यों आया गुस्सा का जवाब देना बंडा पुरुष की मर्जी पर है। किस तरह के गुस्से से मृत्यु दंड देता है उसका जवाब उसके पास नहीं होता। इच्छा हुई तो गुस्सा आ गया तो मौत के घाट उतार दिया, उसके पास और चारा ही क्या है। बंडा पुरुष खूंखार, प्रतिशोध परायण, दायित्वहीन, स्वतंत्र और भयंकर होता है। उसका अतीत नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमान ही उसका जीवन है। दुनियादारी की चिंता उसे नहीं होती, उसकी पत्नी को होती है, जो उम्र में उससे 10-12 साल बड़ी है। जिस संतान को वो दुनिया में लाता है उसके लिए भी कैसी चिंता। उसके लिए तो पूरा बंडा पर्वत इस छोर से उस छोर तक फैला पड़ा है। बंडा पर्वत की जो भी संपदा है वो सारी बंडा पुत्र की ही तो है। वो प्रकृति से लड़ेगा, जिएगा, मरेगा। क्या कोई इस जीवन धारा को बदल सकता है? यदि नहीं तो चिंता किस बात की। बंडा पुरुष अपने आप में मस्त रहता है। गांव के बीचों बीच सिंधी बोर है, गांव भर के लोगों का मिलन स्थल। न्याय अन्याय, पर्व त्योहार, सब कुछ उसी चौड़े पत्थर की चट्टान सिंधी बोर पर ही होता है। सिंधी बोर से ही सटकर गांव के इष्ट देवता हुंडी का थान भी है। गांव से बाहर इंगरसन युवकों का रैन बसेरा और सेलनी डिंगो युवतियों का रैन बसेरा है। बंडा युवती जवान होते ही सेलनी डिंगो में रात बिताने लगती है। अपने ही गांव के युवक उसके सोरू भाई होते हैं, इसलिए आपस में विवाह संभव नहीं। पास के गांव से रात को बंडा युवक आते हैं, इंगरसन में सोते हैं। चांदनी में चेहरा ही साफ साफ नहीं दिखता है, लेकिन मन झिलमिल दिखता है, तारों की तरह। दिलों के लेन देन में कोई रोक टोक नहीं है। 10-12 साल का बंडा युवक 19-20 साल की बंडा युवती से प्रेम निवेदन करता है। हथेली की चोट से डम डम बजाता है, किंडिम डुम डुम सुनाई देता है। उस पर टेढ़ी डंडी की चोट, ढोलकी की आवाज़ भी उसमें मिल जाती है। युवकों के पैरों में घुंघरू, सिर पर नाना रंग के पंख। नाच में प्रेम निवेदन करते समय भी उनके दोनों हाथों में तीर धनुष, चाकू, कुल्हाड़ी होते हैं। युवती राजी हो तो विवाह पक्का। 10 साल के बंडा युवक की पत्नी बनकर घर संसार बसाती है 20 साल की बंडा युवती। सभ्य लोगों को इसमें आश्चर्य होता है, ये कैसा प्यार है, ये प्यार का कैसा खुमार है। लेकिन बंडा युवक युवती इसे अच्छी तरह समझते हैं। राधा उम्र में बड़ी थी, कृष्ण छोटे, क्या उनके प्यार को लोग समझते हैं? राधा कृष्ण का प्यार सभ्य इंसान कहाँ तक समझता है? उसी तरह बंडा का प्यार भी उनकी समझ से परे है।
बंडा गृहिणी घर की जिम्मेदारी, किसानी, पेट की चिंता, जीवन संग्राम में पिस पिस कर स्थिर, कर्मठ और सहिष्णु हो जाती है। बंडा मर्द शिकार, भ्रमण में मस्त, निश्चिंत तथा दारू के नशे में भयावह, खूंखार और उत्तेजित दिखता है। बंडा नारी प्रकृति है, बंडा पुरुष प्रभंजक। प्रकृति और प्रभंजक के मिलन से बंडा का बना सवरा सुख दुख का शाश्वत संसार होता है। 10 सालों से इसी बंडा राज्य में रहते आ रहे हैं श्री रघुनाथ, साथ सहधर्मिणी जानकी, सहोदर सौमित्र भी हैं। राजधानी भुवनेश्वर भूल चुके हैं शिक्षित युवा श्री रघुनाथ। बंडा देश की राजधानी मुदलीपाड़ा में बस्ती बनाकर पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। भारत की आदिवासी उपजातियों के कल्याण और विकास के लिए 180 समन्वित आदिवासी प्रखंडों में मुदलीपाड़ा स्थित बंडा डेवलपमेंट एजेंसी एक है। रघुनाथ बंडा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लीडर हैं। बंडा लोगों में वे भगवान रामचंद्र की तरह विश्वासी, बंडा लोगों के अति प्रिय लीडर बाबू हैं। पहाड़ी की ऊपरी ढलान पर यह प्रखंड बसा है। कुछ टीन के छत वाले मकान, उनमें बंडा विकास प्रोजेक्ट के कुछ कर्मचारी रहते हैं। रघुनाथ रहते हैं पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ टीन की छत वाले 3 कमरों के क्वार्टर में। उनसे जरा हटकर बंडा विकास प्रखंड का 2 कमरों का अतिथि गृह है। अतिथि गृह के आगे की ओर छोटा सा बरामदा और पिछवाड़े छोटा सा रसोई घर है। खुली खुली खिड़कियों से घिरे बरामदे से सटकर सेफ्टी पाखाना है। अतिथि गृह के पिछवाड़े से एक पगडंडी बंडा गांव तक पसरी पड़ी है। गर्मियों में पतली धार का नाला बह रहा है। अतिथि गृह की पगडंडी और बंडा गांव को 2 भागों में बांटते हुए किसी गुमनाम पते की ओर। नाले के उस पार किरसानी पाड़ा, पिंडा जंगल, किचा पाड़ा, बरगुड़ा गांव है। अतिथि गृह के सामने नीले रंग का ऊंचा पहाड़, हरा हरा जंगल है। जंगल के बीच बंडा पुरुष की तरह सड़प, एक तरह के रसीले फल के झबरैले पेड़ हैं। कटहल के पेड़ नीचे से लेकर ऊपर तक पीले पीले कटहलों से लदे हैं। पहाड़ के बीच ढालू घाटी में आंखों से न दिख रही जगह पर मुदलीपाड़ा गांव है। उससे आगे दांतीपाड़ा, बड़ईगुड़ा, बांधगुड़ा और इसी तरह की अन्य कई बस्तियां हैं। चिलचिलाती धूप में अतिथि गृह के सामने वाले पहाड़ के ऊपर गाढ़े नीले रंग के बादल के टुकड़े मानो पहाड़ के बदन पर और अधिक नीला रंग पोत रहे थे। ये दृश्य धूप में आंखों को अंजन की तरह लग रहा था, मानो शीतलता पोती गई हो आंखों में। हरे भरे जंगल ने मन के भय का काला पर्दा हटाकर पूरे मन में हरा रंग पोत दिया था। जंगल से मन की मित्रता गांठना बंडा राज्य की आंगटो यानी कि विधि है। मेधा के मन में बंडा के वन और पहाड़ों से अपने एक ही पहर के निवास में मित्रता गांठ ली थी। लीडर बाबू से कुछ ही घंटों की दोस्ती थी। बंडा राज्य में वे ही एकमात्र मानव बंधु हैं, बाकी सब बंडा नंगे, खूंखार, जंगली। लीडर बाबू से बंडा राज्य के मनुष्य, उनकी जीवन यात्रा, उनके विश्वास, पर्व त्योहार एवं विकास के बारे में पूछताछ करके मेधा ने मोटे रूप से एक धारणा बना ली थी। सुबह के समय मेधा लीडर बाबू के साथ आसपास के 5 गांवों में घूम आई थी। दिन भर बंडा गांव वीरान पड़ा रहता था। बंडा औरतें पहाड़ के नीचे खेतों पर गई होती हैं, मर्द शिकार पर गए होते हैं अथवा खेती करने या दारू बनाने, इसी में उनकी खुशी है। वहीं खेत में कुछ खा पी लेते हैं। माड़ पीने के समय बच्चे घर लौटकर माड़ भात पीते हैं या फिर दिन भर वन वन भटकते रहते हैं, छोटे छोटे हंसुआ, कुल्हाड़ी, तीर धनुष लिए। गांव में दिन भर लाचार बूढ़े बूढ़ियां, गोद के बच्चे, कुत्ते, मुर्गियां, सुअर, बकरी और भेड़ ही रहते हैं। दोपहर बाद बिना आराम किए मेधा पुनः बंडा गांव की ओर चल पड़ी। इस बार किसी दूर गांव को जाएगी। शाम तक न लौट सकी तो अंधेरे में खतरे से रूबरू हो जाएगी। कंधे पर झूल रहे थैले में थोड़ी बीड़ी, बिस्कुट, छोटी नोटबुक, कलम और पानी की बोतल है। लीडर बाबू ने पूछा, आप इतनी दूर चल तो लेंगी ना मिस महांती? एक गांव से दूसरे गांव को जाने का मतलब है पहाड़ चढ़ना, विश्राम करना, फिर चढ़ना। बड़ी कष्टदायी यात्रा होती है।
मुझे तो अभ्यास हो गया है। आप तो यूं भी महिला हैं, शाम तक न लौट सके तो खतरा पैदा हो जाएगा। मेधा ने दृढ़तापूर्वक कहा, आपको पीछे छोड़कर मैं ही आगे आगे चलूंगी। कॉलेज में पढ़ते समय भूतत्व विज्ञान मेरा विषय था। अनेक पहाड़ पर्वत चढ़ चुकी हूँ। लेकिन अभी भी लीडर बाबू को उस पर संदेह था। उन्होंने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है। इतनी रुचि लेकर आप यहाँ आई हैं, कहीं कोई ऐसी वैसी दुर्घटना न हो जाए। खैर, मैं साथ हूँ तो डरने की कोई बात नहीं। वाकई लीडर बाबू साथ हों तो डर भय नहीं रहता। ये बात मेधा अच्छी तरह जान चुकी है। सुबह वो निर्भय अपने गांव में घूमने की तरह बंडा गांव में घूम चुकी है। साथ कालिया नाई भी था। वो लीडर बाबू का दूत है। मेधा को थकान नहीं हो रही थी। सृष्टा और संवाददाता दोनों की नज़रों से वो बंडा मनुष्य को देख रही थी। जहाँ कुतूहल और जिज्ञासा हो, भला वहाँ थकान का अवसर कहाँ। खेत और जंगल से बंडा स्त्री पुरुष लौट रहे थे। छोटे से गांव में भीड़ जमने लगी थी। लीडर बाबू सबके घर के आदमी हैं। गंदे बंडा बच्चों को बेहिचक गोद में उठा लेते हैं। नंगे बंडा बच्चे दिन भर इधर उधर डोलते रहते हैं। आम और कटहल का मौसम है। मुंह से लेकर पेट तक आम के रस के चित्र विचित्र दाग बने हैं। सावले बदन पर बादामी काले रंग के आम के चोप का दाग स्थायी होकर एक विचित्र दृश्य बना रहा था। बंडा बच्चे रोज नहीं नहाते। घास फूस के झुके हुए छप्परों से बने घरों में झुककर झांकते हुए लीडर बाबू हंस हंस कर बंडाओं से बातें कर रहे थे। उनके पीछे पीछे मेधा थी। हर घर से किसी न किसी ने आदमी मारा है, कोई न कोई हत्याकांड में मरा है। बंडा गांव के हर घर में हत्यारा और जेल से लौटा मुजरिम होता है। अधिकतर घर के पुरुष अभी भी जेल में हैं। इसके लिए उनके मन में न कोई पछतावा है न संकोच। बंडा की जाति ही शिकारी है, फिर मनुष्य का शिकार करने में शर्म कैसी? जेल जाने में भला संकोच क्यों? बंडा के जंगली कानून में मनुष्य मारना अपराध नहीं है। सरकारी कानून में ये अपराध है जानकर वो खुद ब खुद अपराध स्वीकार कर लेता है। जेल से लौटकर पुनः पहले जैसा स्वच्छंद जीवन बिताता है। जेल से लौटे मुजरिम की काली मुहर बंडा के बदन पर नहीं लगती। लीडर बाबू के अनुरोध पर एक एक करके सभी अपना अपना जेल का अनुभव बिना संकोच के सुना रहे थे। लीडर बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा बता तो मंगल, मामा घर यानी कि जेल काहे गया था? वहाँ कितने दिन रहा? मंगल ने सरलतापूर्वक जवाब दिया, आदमी मारा था, मामा घर गया, 7 साल रहकर अभी वापस आया। क्यों, काहे मारा उसको? मैं घर पर नहीं था तो मेरी घरवाली से सोमा यानी कि गंदी बातें कह रहा था। मुझे गुस्सा आया, पीछे से बीन दिया। तब तुम कितने बड़े थे? दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, इसलिए जेल की सज़ा कम कर दी जेल बाबू ने। अब मामा घर मत जाना रे मंगल, अब मनुष्य मत मारना। जो गुस्सा दिलाएगा वो मरेगा। मामा घर से डरता है क्या? इन छोटे छोटे कारणों से हत्याएं हो जाती हैं। उनमें हत्या के लिए कोई सोच नहीं, कोई पछतावा नहीं। जिस तरह बंडा एकाएक गुस्से से तमतमा उठता है, उसी तरह सहसा घनघोर घटा छाने लगी थी। लौटते समय गांव से सभी जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। गांव के कुछ लोग झुंड बनाकर लीडर बाबू के पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मा इसी साल जेल से लौटा है। उसने लीडर बाबू से कहा, मैंने 2000 पौधे लगाए हैं और पौधे लगाऊंगा। छोटे पौधे दे लीडर बाबू। लीडर बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो तूने मना किया था, मामा घर से लौटने पर बुद्धि आती है, क्यों? लक्ष्मा गर्व से मुस्कुराया। उसने कोरापुट शहर देखा है। मामा घर में 2 साल रहा है, पढ़े लिखे शहरी बाबुओं के साथ। इस दौरान वो बहुत सी बातें जानने लगा है जो कि जेल से भोगे बंडा नहीं जानते। लीडर बाबू ने कहा, पौधे यदि रोपेगा तो फिर कौन सा अभाव रह जाएगा रे लक्ष्मा? ओए सर जी, लक्ष्मा ने खुश होते हुए कहा। फिर मामा घर नहीं जाएगा ना? लीडर बाबू ने पूछा। आदमी मारूंगा तो जाऊंगा, नहीं तो अब नहीं जाने वाला। भला राइज गांधी यानी कि राजीव गांधी का कानून नहीं मानूंगा? जेल में रहकर लक्ष्मा सारी बातें समझने लगा है। राइज गांधी भारत देश का राजा है, लेकिन वो बंडा देश का राजा नहीं है। बंडा राइज गांधी का कानून मानता है। ये बंडा की अपनी मर्जी है।
आगे आगे लीडर बाबू लंबे लंबे डग भर रहे हैं, पीछे पीछे कालिया नाई और कई बंडा मर्द। जवान लक्ष्मा माझी से बातें करते हुए मेधा भी पीछे पीछे चल रही है। लीडर बाबू काफी आगे निकल गए। मेधा ने संवाददाता की तरह सवाल किया, लीडर बाबू कैसा काम कर रहे हैं? मेधा ने लक्ष्मा की ओर 2 बीड़ियां बढ़ा दी। बीड़ी देखकर और भी कई लोग मेधा के पीछे पीछे चलने लगे। मेधा ने सबको बीड़ियां दी। वयस्क बंडा पुरुष ने कहा, लीडर बाबू भगवा की तरह अच्छे हैं, सस्ते में चावल देते हैं, बैल देते हैं, बीज देते हैं, लेकिन बीड़ी नहीं देते, दारू भी नहीं देते, बस इतनी ही खराबी है। बूढ़े हंताल ने कहा, 2 बैल दिए थे किसानी के लिए, एक को मारकर हमने खा लिया। लीडर बाबू नाराज हुआ, जंगल में शिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएगा क्या, जो वो नाराज हो गया। मेधा ने कहा, बैल खा डालोगे तो खेती कैसे करोगे? एक बैल लीडर बाबू फिर क्यों नहीं दे देता? उसको क्या कमी है, वो चाहे तो दे दे। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, वो क्या जाने आइन कानून, बंडा का मन जिस वक्त जो कुछ चाहता है वही उसका कानून है। लीडर बाबू ऐसा क्यों नहीं करते, यही उसकी शिकायत है। बातें करते हुए मेधा को याद आया कि वो पहाड़ के किनारे किनारे तंग रास्तों पर चल रही है। उसके आगे पीछे 5-7 बंडा मर्द चल रहे हैं, सभी खूनी हैं, जेल से लौटे हुए। काफ़ी आगे चल रहे लीडर बाबू के सफ़ेद कुर्ते से अंधेरे में उनके होने का आभास पर हो रहा था। लक्ष्मा ने मेधा से तेज़ आवाज़ में कहा, सोरू सोरू भावे, जल्दी जल्दी चलो ना। हठात मेधा के भीतर भय का एक तेज झोंका फैल गया। वो खूनियों के बीच अकेली चल रही है। दारू की गंध से उसे एकाएक सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बंडा नशे में अकारण ही किसी को मार सकता है। इन सबों ने दारू पी रखी है। लीडर बाबू निडर होकर आगे आगे चल रहे हैं। अचानक नाई को कुछ सुनाई दिया। वो दौड़ते हुए चिल्लाकर बोला, सोरू सोरू भावे। लीडर बाबू और नाई अब नहीं दिख रहे थे। मुदली पाड़ा और 4 किलोमीटर है। सभी दौड़ने लगे। अंधेरे में सिर्फ वजनी कदमों की धप धप की आवाज़ आ रही थी। लक्ष्मा ने मेधा के कान में कहा, कुकुसा। दारू और लक्ष्मा के गंदे शरीर की गंध से मेधा को चक्कर आने लगा। कौन है? बाघ? खुद लक्ष्मा तो नहीं। लक्ष्मा दौड़ रहा है। उसके पीछे पीछे अंधेरे में मेधा दौड़ रही है। एकाएक एक मजबूत हाथ मेधा की बाह पकड़ उसे जंगल के भीतर खींच ले गया। कौन? मेधा ने शोर मचाया। मंगल। मेधा के कान में मंगल ने कहा, मंगल खूनी है, लक्ष्मा खूनी है। किस पर विश्वास करे मेधा? जंगल के भीतर एक सुनसान खुले स्थान पर मंगल मेधा को खींचते हुए ले गया। लक्ष्मा की आवाज़ उसके कानों में अब भी पड़ रही थी, कुकुसा, सोरू सोरू भावे, जल्दी जल्दी चलो ना। मंगल मेधा के कमज़ोर शरीर को सहारा दिए अंधेरे में एक जगह चुपचाप खड़ा था। उसने डपट कर कहा, चुप खड़ी रहो, कल उस डंगर पर बूढ़े की पत्नी को कुकुसा यानी कि बाघ ले गया है। मेधा कांप रही थी। यदि मेधा को बाघ घसीट कर ले जाए तो मौत सुनिश्चित है। यदि बाघ के बदले मंगल या लक्ष्मा उसका सामान छीन लें और उसे तीर से बीन दें या कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दें तो भी मौत आनी है। पहाड़ी रास्ते पर दौड़कर भागने पर यदि पैर फिसल जाए तो किस धरातल पर उसकी समाधि बनेगी कोई नहीं जान पाएगा। अर्थात संवाददाता मेधा की मौत की खबर किसी अखबार में भी नहीं छपेगी। उसके मरने की खबर किसी के पास नहीं पहुंचेगी। और भी कई बंडाओं की अपनी भाषा में बातचीत करने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। वे लोग दल बनाकर मेधा को लूटने तो नहीं आ रहे। अचानक किसी विभत्स आशंका से मेधा के सारे भय, घृणा आतंकित हो उठे। वे लोग मेधा से बलात्कार करके उसे लूटने के बाद कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर देंगे। आजकल प्रतिदिन सभ्य समाज में बलात्कार, पाशविक अत्याचार के बाद हत्या जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। हर रोज़ तो ऐसी खबरें अखबार में छपती हैं। लोग पढ़ते हैं लेकिन उस बारे में वे अधिक नहीं सोचते। रोज़मर्रा की आम घटनाओं के बारे में भला सोचने की फुर्सत ही किसे है। खुद मेघा ने ऐसे अनेक खबरें भेजी हैं। दिमाग पर अधिक जोर देकर घटनाओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। आज जब मेधा खुद को उन बदनसीब औरतों की जगह रखती है, कुछ सोच नहीं पाती। वो सोचती है, मौत तो सबकी ज़िंदगी में एक बार आती ही है, पर ऐसी जघन्य मौत।
उस ओर बाघ है, इस ओर मंगल। मंगल ने मेधा की बाह जोर से पकड़ रखी है। रह रह कर उसके मुंह से दारू का भभका निकल रहा है। कितनी उम्र होगी मंगल की? अधिक से अधिक 18 या 19 साल। मेधा फालतू बातें क्यों सोच रही है? बंडा संस्कृति में पति से पत्नी 10-12 साल बड़ी होती ही है। वयस्क नारी के प्रति बंडा पुरुष का आकर्षण कोई नई बात नहीं है। ऐसा सोचते ही मेधा की धड़कन शायद बाहर तक सुनाई देने लगी। मंगल ने मेधा की हथेली दबाकर फुसफुसाते हुए कहा, डर रही हो क्या? मैं हूं तो, चिंता क्यों करती हो? इन हाथों ने जानवरों को मारा है, आदमी को मारा है। हठात बिजली की चमक में मेधा ने 4-5 बंडा पुरुषों को सामने से अपनी ओर आते देखा। सभी दारू के नशे में धुत। किसी एक ने पूछा, पकड़े हो ना मंगल? ओए ओए, यानी कि हाँ हाँ, अच्छा किया, शाबाश शाबाश, दूसरे ने कहा। हठात खुद को बचाने की अंतिम कोशिश की मेधा ने। जिस तरह गोलियों से बचने के लिए अंतिम कोशिश करके जलियांवाला बाग के कुएं में मासूम लोग जान बचाने को कूद पड़े थे, ठीक उसी तरह मंगल की पकड़ से खुद को छुड़ाकर अंधेरे में दौड़ने लगी मेधा। अब मौत सुनिश्चित है, लेकिन ऐसी घृणित मौत से तो अच्छा है कि बाघ के मुंह में पड़कर या पहाड़ से फिसलकर साहसिक सम्मानजनक मौत मरे। हालांकि मेधा की भावनाओं को कोई समझ नहीं सकेगा, न समझे, लेकिन मरते मरते मेधा तो जान जाएगी कि सच की तलाश में आकर, मनुष्य से मैत्री के लिए आकर उसने मौत को गले लगाया। इतनी सी सांत्वना तो वो अपनी मौत को दे सकती है। मेधा के पीछे पीछे गुरिल्ला की तरह धप धप करते हुए बंडा पुरुष दौड़ रहे हैं, अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं, शायद रुक जा कह रहे हैं। मंगल अंधेरे में धनुष में तीर चढ़ाए दौड़ रहा है। कुल्हाड़ी उठाए मेधा के पीछे पीछे दूसरे लोग भी दौड़ रहे हैं। सामने 2 स्थिर जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। बाघ है या बंडा पुरुष? आगे मौत, पीछे मौत, और पहाड़ की पगडंडी के दोनों तरफ पाताल लोक था। मेधा को ठोकर लगी। नीचे लुढ़कने से पहले एक भयंकर गर्जना एवं कई मजबूत हाथों से अपने शरीर को शून्य में उठा ले जाने के अनुभव के दौरान वो भय से बेहोश हो गई। मुदलीपाड़ा के अतिथि गृह में मेधा को होश आया। मंगल, लक्ष्मा और अन्य 8-10 बंदा पुरुष रात भर अतिथि गृह के चबूतरे पर बैठे रहे। मेधा को होश में लाने के लिए लीडर बाबू और उनकी पत्नी जानकी देवी को जंगली दवा ला ला कर देते रहे। मेधा की आंखें खुलते ही जानकी ने ममता भरी आवाज में कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको सुनिश्चित मौत के मुंह से बचाया है हमारे बंडा भाइयों ने। बाघ की गंध पाकर मंगल ने आपको सुरक्षित स्थान पर रोक रखा था। अन्य लोगों को लीडर बाबू ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा था। बाघ दूर चला जाता तो आप सुरक्षित लौट आती। बाघ से बचकर करीब ही लीडर बाबू आपका इंतजार कर रहे थे। आप मंगल से अपना हाथ छुड़ाकर बाघ की ओर क्यों दौड़ने लगी? सौभाग्य से मंगल के तीर से घायल होकर बाघ विपरीत दिशा में भाग गया और अन्य लोगों ने आपको पकड़ लिया, वरना पहाड़ से गिरने के बाद कौन जाने आपकी क्या हालत होती। जानकी देवी के चेहरे पर भय और करुणा के भाव उभर आए थे। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, कितने बड़े संकट में डाल दिया था आपने खुद को और हम सबको। मेधा ने मुरझाई हुई आवाज में कहा, मुझे लगा नशे में धुत बंडा लोग जबरदस्ती मेरी इज्जत। आगे कुछ कह नहीं सकी मेधा। दूसरों के बारे में घटी दुर्घटना की खबर पाते ही जिस तरह बिना अधिक सोचे समझे वो अखबारों में लिख देती है, वही बात अपने बारे में महज सोचना तक कितना कष्टदायक होता है, इसका मेधा ने कभी विचार तक नहीं किया था। लीडर बाबू ने गंभीर होते हुए कहा, अपना शक्की शहरी मन लिए यहाँ आकर आपने इस आदिम बंडा पर्वत की पवित्रता भंग की है। यहाँ आने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए था कि बंडा पर्वत के इतिहास में बलात्कार, जोर जबरदस्ती एवं पाशविक अत्याचार का कलंकित अध्याय कभी लिपिबद्ध नहीं हुआ है। इसके अलावा बंडा पुरुष ने नारी जाति पर कभी भी अस्त्र नहीं चलाया। बंडा पुरुष ने जब कभी भी खून किया है, पुरुष का ही किया है। नारी बंडा पुरुष की आराध्या है, उसके घर की पूरी कर्ता धर्ता है, उसकी संस्कृति की बहती हुई धारा है।
बंडा पुरुष ने जब भी किसी नारी को चाहा है, उसकी अनुमति से ही उसे वधू बनाकर लाया है। बलात्कार करके नारी शरीर को भोगने का उदाहरण बंदा पर्वत में नहीं है। भगवान करे ऐसा कभी न हो। कम से कम धरती पर ये थोड़ी सी जगह तो पवित्र धरती के रूप में बनी रहे। संसार के सारे पाप बंडा लोगों के पुण्य से ही कट जाएं। मेधा शर्म और ग्लानि से चुपचाप बैठी रही। सोच रही थी कि वहां से लौटकर क्या विवरण देगी अखबार में। बंडा लोगों ने पूछा, क्या माँ बात करने लगी? किससे डर गई थी, बाघ से या हमसे? हम तो उसके मैतर यानी कि दोस्त है, फिर डर क्यों? मेधा बाहर आई, मंगल का हाथ पकड़कर बोली, मुझे बाघ का डर नहीं, तुम्हारा भी डर नहीं, अपने मन का डर है। अपने मन का डर? सभी बंडा हंसने लगे। सौभाग्यवश वे मेधा की बात का वास्तविक अर्थ नहीं समझे। सुबह हो चुकी थी। अब वे लोग उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मा ने कहा, एक कुड़की कुदाल देना लीडर बाबू, डंगर मारूंगा, बंजर जमीन साफ करूंगा। लीडर बाबू ने कहा, चलो मैं आता हूँ, जिसको जो चाहिए दूंगा। बंडा खुले मन से चल पड़े। क्या हुआ क्या होगा, इस बारे में सोचकर वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। मंगल ने पीछे मुड़कर पूछा, फिर कभी मुदलीपाड़ा आएंगी कि नहीं मैतर? जरूर आऊंगी, मेधा ने कहा। उसकी आंखें भर आईं। लौटते समय मेधा ने अपनी नोटबुक में एक वाक्य और जोड़ा, बंडा खुद को रेमो कहता है, जिसका अर्थ है मनुष्य। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा राय जी द्वारा लिखी ये बहुत ही सुंदर कहानी रेमो। जब जंगली बंडा नारी का सम्मान कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, बिना उसकी सहमति के उसे हाथ भी नहीं लगाते, तो क्यों सभ्य समाज में, शहरों में, गांवों में रहने वाले ये शैतान रूपी मनुष्य नारी की अस्मिता को बार बार कलंकित करते हैं? तो दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा? यदि हो सके तो मुझे अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।